हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं गिवन रेंज के बीच में आते सभी इंटीजर का सम कैसे कैलकुलेट करें। तो किसी भी रेंज के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू की और सेकंड रेंज की एंडिंग वैल्यू की। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेंज की लोअर लिमिट की एंड रेंज की अपर लिमिट की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं। लेट्स से इंटीजर फॉर स्टार्टिंग वैल्यू एस बी एंड फॉर एंडिंग वैल्यू ईवी। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूं। अभी जो ऊपर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं SV एंड EV, वो हमें यूजर के पास से लेने हैं, और इसी वजह से मैं यहाँ पे एक printf फंक्शन लिखता हूं और उस printf फंक्शन के अंदर एक मैसेज दे देता हूं। लेट्स से एंटर स्टार्टिंग वैल्यू। उसके बाद scanf के अंदर मैं लिखता हूं %d एड्रेस ऑफ SV। उसके बाद मैं एक और printf फंक्शन लिखता हूं और उस printf फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं एंटर एंडिंग वैल्यू, और उसके अप्रोप्रिएट एक scanf भी लिख देता हूं, और जिसके अंदर मैं लिखता हूं %d एड्रेस ऑफ EV। अभी स्टार्टिंग वैल्यू से लेके एंडिंग वैल्यू के बीच में आए हुए सभी इंटीजर्स का हमें सम करना है। तो सम को स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूं और जिसको मैं डिक्लेयर करता हूं सम नाम से, और जिसकी इनिशियल वैल्यू भी मैं ले लेता हूं लेट्स से 0। अभी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू के एक एग्जांपल के साथ हम सम कैलकुलेट करके देखते हैं और फिर उसका लॉजिक हम लिखते हैं। तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग वैल्यू 23 एज्यूम करता हूं और एंडिंग वैल्यू 28 एज्यूम करता हूं। अभी 23 से लेके 28 तक के सारे इंटीजर्स का हमें सम करना है। तो सबसे पहले हमारा इंटीजर है 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद 26, उसके बाद 27 और उसके बाद 28। अभी 23 को हम सम के अंदर ऐड करें तो सम की अभी की वैल्यू 0 है और उसके अंदर हम 23 ऐड करते हैं तो हमें 23 आउटपुट के तौर पे मिलेगा। उसके बाद हमारे सम की वैल्यू 23 है और उसके अंदर हम 24 ऐड करते हैं तो हमें आउटपुट के तौर पे 47 मिलेगा। उसके बाद हमारे सम की वैल्यू 47 है और उसके अंदर हम 25 ऐड करते हैं तो हमें आउटपुट के तौर पे 72 मिलेगा। उसके बाद हमारे सम की वैल्यू 72 है और हम उसके अंदर 26 ऐड करते हैं तो हमें आउटपुट के तौर पे 98 मिलेगा। उसके बाद हमारे सम की वैल्यू 98 है और उसके अंदर हम 27 ऐड करते हैं तो हमें आउटपुट के तौर पे 125 मिलेगा। और उसके बाद हमारे सम की वैल्यू 125 है और उसके अंदर हम 28 ऐड करते हैं तो हमें आउटपुट के तौर पे 153 मिलेगा। यानी कि 23 से लेके 28 तक के सारे इंटीजर का अगर हम सम करें तो हमें आउटपुट के तौर पे 153 मिल रहा है। अभी हम यहाँ पे देखें तो हमने 6 बार सम को कैलकुलेट किया है, यानी कि हमने एक जैसा टास्क 6 बार परफॉर्म किया है। तो इसी वजह से हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं और फॉर लूप के अंदर हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है। अब फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हमें इनिशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने सम का कैलकुलेशन 23 से स्टार्ट किया है, यानी कि हम इनिशियल स्टेटमेंट के अंदर ऐसा लिखेंगे कि आई की वैल्यू हम SV यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू जो कि यहाँ पे 23 है वहां से स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे हम हमारे टेस्ट कंडीशन के बारे में सोचे तो हमने हमारी वैल्यू का शुरुआत 23 से किया है और वो 28 तक जाती है, यानी कि 28 हमारी एंडिंग वैल्यू है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे आई डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू एंडिंग वैल्यू से कम या उसके बराबर हो सकती है, लेकिन जब उससे ज्यादा हो तब हमें हमारे लूप को स्टॉप कर देना है। अभी हम इंटीजर नंबर्स के बारे में सोचे तो सबसे पहला हमारा इंटीजर 23 था, उसके बाद हमने 24 लिया, उसके बाद हमने 25 लिया, यानी कि हर बार हमारे इंटीजर के अंदर हमने एक एक का इंक्रीमेंट किया है, और इसी वजह से यहां पे हम लिखते हैं i++। अभी लूप की बॉडी के बारे में सोचे तो वहां पे हमें सम के लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो हम ध्यान से देखें तो
हमने सम की वैल्यू के अंदर आई की वैल्यू को ऐड किया है और जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उसको हमने फिर से सम को असाइन कर दिया है। तो सबसे पहला केस हम देखें तो सम की वैल्यू 0 थी, उसके अंदर हमने आई की वैल्यू 23 ऐड की और जो भी हमें रिजल्ट मिला उसको हमने फिर से सम को असाइन कर दिया, यानी कि अब हमारे सम की वैल्यू 23 हो गई। सेकेंड टाइम जब हम लूप में आए तब हमारे सम की वैल्यू 23 थी और उसके अंदर हमने आई की वैल्यू यानी कि 24 ऐड किया और हमें आउटपुट के तौर पे 47 मिला, जो 47 हमने फिर से सम को असाइन कर दिया। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा राइट हैंड वाला सम है वो हमारा पुराना सम है और जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला सम है वो हमारा नया सम है। अभी फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाने के बाद हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने जो सम कैलकुलेट किया है उसको प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी और परसेंटेज डी की वैल्यू सम की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। अभी फॉर लूप के अंदर हमने आई नाम के एक वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसका हमने डिक्लेरेशन नहीं किया है, तो उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं लेट्स से आई। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे हमारा पूरा लॉजिक लिख दिया है। तो प्रोग्राम को हम पहले सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, इसी वजह से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जहां पे मुझे स्टार्टिंग वैल्यू पूछ रहा है तो मैं 23 इंसर्ट कर रहा हूं, एंडिंग वैल्यू पूछ रहा है तो मैं 28 इंसर्ट कर रहा हूं और आउटपुट के तौर पे मुझे सम की वैल्यू 153 मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। अभी स्टार्टिंग वैल्यू 23 और एंडिंग वैल्यू 28 के लिए हमने सम की वैल्यू मैन्युअली काउंट की थी और जो हमें 153 मिल रही है, यानी कि हमारा जो आउटपुट आया उसके साथ हमने जो मैन्युअली कैलकुलेशन किया था वो मैच हो जाता है, यानी कि हमारा कोड परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्टार्टिंग वैल्यू -5 इंसर्ट कर रहा हूं और एंडिंग वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं, तो मुझे आउटपुट के तौर पे 40 मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। अभी स्टार्टिंग वैल्यू -5 और एंडिंग वैल्यू 10 के लिए हमने कोई मैन्युअल कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन आप खुद इसके ऊपर मैन्युअल कैलकुलेशन करके सम की वैल्यू 40 आती है या नहीं आती वो चेक कर सकते हो। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्टार्टिंग वैल्यू 28 इंसर्ट कर रहा हूं और एंडिंग वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूं, यानी कि मैं स्टार्टिंग वैल्यू ज्यादा ले रहा हूं और एंडिंग वैल्यू कम ले रहा हूं। तो अभी इस केस में क्या आउटपुट आता है वो हम देखते हैं। तो हमें आउटपुट के तौर पे 0 मिल रहा है क्योंकि हमने लॉजिक ऐसा लिखा है कि हमारी आई की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट होगी और एंडिंग वैल्यू तक जाएगी। अभी स्टार्टिंग वैल्यू 28 है और एंडिंग वैल्यू हमारी 23 है, तो इस केस के अंदर फर्स्ट टाइम जब कंडीशन चेक होगी तो वहां पे ही हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी और हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे और डायरेक्टली हमारी डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने सम की ली है 0 वो हमें मिल जाएगी। अभी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू जो यहाँ पे हमने इंटरचेंज की, इसकी वजह से हमारा आउटपुट जो हमें मिला वो चेंज हो गया, लेकिन हमें वो चेंज नहीं करना है। यानी कि मैं स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू की वैल्यू इंटरचेंज करूं तो मेरा आउटपुट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके लिए लूप से पहले हम चेक कर लेते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू से ज्यादा है या कम है। अगर स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू से कम है तो हमें कोई चेंज नहीं करना, लेकिन अगर स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू से ज्यादा है तो हमें चेंज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और जिसके अंदर हम लिखते हैं कि अगर हमारे स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू से ज्यादा है तो हमें स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है। और इंटरचेंज करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं लेट्स से टेम्प, जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग वैल्यू स्टोर कर देता हूं। यानी अब हम यहाँ पे एज्यूम करें कि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 28 है और एंडिंग वैल्यू हमारी 23 है, तो टेम्प के अंदर अभी स्टार्टिंग वैल्यू यानी 28 स्टोर होके आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं स्टार्टिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू एंडिंग वैल्यू, यानी कि अभी एंडिंग वैल्यू 23 है तो वो वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू को मिल जाएगी, तो उसके लिए हम लिखेंगे SV इज इक्वल्स टू 23 और लास्ट में हम लिखते हैं EV इज इक्वल्स टू टेम्प,
यानी कि टेम्प की जो भी वैल्यू है वो हम ईवी को यानी कि एंडिंग वैल्यू को दे रहे हैं। अभी टेम्प की वैल्यू 28 है तो हम टेम्प की वैल्यू ईवी को असाइन कर रहे हैं, यानी कि अब ईवी की वैल्यू 28 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू से ज्यादा है तो हमने स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे जो हमने टेम्प यूज किया है वो हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूं, लेट्स से टेम्प, और अब प्रोग्राम को सेव करता हूं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, इसी वजह से प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं। अभी मैं स्टार्टिंग वैल्यू 28 डाल रहा हूं और एंडिंग वैल्यू 23 डाल रहा हूं, तो भी मुझे आउटपुट के तौर पे 153 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि हमने एक इफ स्टेटमेंट लिख दिया और वो इफ स्टेटमेंट जब भी स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू से ज्यादा होती है तब दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज कर देगा। यानी कि आप अब इस प्रोग्राम के थ्रू किसी भी रेंज के बीच में आए हुए सारे के सारे इंटीजर्स का सम आराम से कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।